नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दुबे। यूट्यूब चैनल द जीएस स्टोरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की टेस्ट सीरीज पर। कुछ क्वेश्चन हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अनिवार्यता महत्वपूर्ण स्थिति में रखते हैं अपने आप को। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज पर। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने अगर 1857 ईस्वी की क्रांति को पढ़ा होगा तो उसमें कई सारे महत्वपूर्ण कारण थे। अब उसमें जैसे चर्बी वाला कारतूस से तात्कालिक कारण रहा, इसके चलते क्रांति तुरंत भड़क गई क्योंकि इसको लेकर सबसे पहले मंगल पांडे और मेरठ छावनी में जो विद्रोह हुआ वो फिर आंदोलन का रूप ले लेता है, क्रांति का रूप ले लेता है। तो 1857 ईस्वी का जो क्रांति है, इसका तात्कालिक कारण हम चर्बी वाले कारतूस को मानते हैं। अब इसमें दूसरा विकल्प जो तिनकठिया प्रणाली है, ये चंपारण सत्याग्रह के समय थी, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 जो भारतीय धर्मों को मानने वाले लोगों को अयोग्य घोषित करता था, ये अधिनियम 1857 ईस्वी की क्रांति के मूल कारणों में शामिल है, तात्कालिक कारण ये नहीं है। और फिर कर की अवैध वसूली, लगभग जितने आंदोलन हुए हैं भारत में उन सब में कर की अवैध वसूली अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अंग्रेजों ने लगातार कर की अवैध वसूली की है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर चर्बी वाला कारतूस होगा क्योंकि इसी के कारण क्रांति एकाएक से भड़क उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति जब हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी को पता होगा उस समय कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसका उत्तर कैनिंग है, जबकि करजन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तात्या टोपे का मूल वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए इसमें नाम दिए गए हैं आपको नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम धोदूपंत था, तो ये तो गलत, ये दो ऑप्शन अपने आप बाहर हो गए। बालाजी राव पेशवा थे, ये भी अलग हो गए। बचा रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व था? देखो, नाना साहब ने नेतृत्व किया कानपुर में, ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहा। बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व स्वीकारा दिल्ली में, ये भी महत्वपूर्ण है। झांसी की रानी का नेतृत्व भी महत्वपूर्ण है। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हिंदू मुस्लिम एकता है। हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए, जहां रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, वहीं बेगम हजरत महल लखनऊ में, जहां बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर में, वहीं दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जहां नाना साहब कानपुर में, वहीं मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में। तो हर जगह हिंदू मुस्लिम मिलकर इस आंदोलन को नेतृत्व दिए, अपना अपना सर्वस्व बलिदान किए, जिसके कारण इसकी शक्ति भी बढ़ी, इस आंदोलन की गंभीरता भी बढ़ी थी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है हिंदू मुस्लिम एकता का पुट है। यह 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण पुट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो झांसी बिल्कुल प्रभावित था, रानी लक्ष्मीबाई। चित्तौड़गढ़ प्रभावित नहीं हुआ, है राजस्थान का क्षेत्र है, ये क्रांति से अछूता रह गया था। जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ बेगम हजरत महल। तो यानी हर जगह ये तीन जो ऑप्शन हैं, झांसी,
जगदीशपुर और लखनऊ ये तीनों क्रांति से प्रभावित थे, केवल चित्तौड़ उस समय प्रभावित नहीं था। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही आंसर होगा, चित्तौड़ 1857 है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो देखो भाई, जहाँ तक बात है नेतृत्व की, तो बेगम आप अवध हैं, तात्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं और नाना साहब हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अवध लखनऊ के क्षेत्र में था ना, लखनऊ अवध एक ही क्षेत्र है। और फिर 1857 की जो क्रांति लखनऊ में है वो बेगम अवध यानी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तात्या टोपे 2 जगह भाग लिए थे, कानपुर और ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और नाना साहब कानपुर में। ठीक है, तो इसमें बेगम अवध यानी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये चर्चिल नाम आप जानते होंगे, और चर्चिल महोदय ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। तो ये तो डेफिनेटली उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री उस समय पामस्टर्न था। पामस्टर्न उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जब 1857 की क्रांति हुई। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप सभी को पता होगा कि 1885 में एओ ह्यूम कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष है, संस्थापक सदस्य है, माफ़ कीजिएगा, ये संस्थापक सदस्य है, अध्यक्ष नहीं है। दादा भाई नौरोजी सदस्यों में शामिल थे। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी ना। तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी सही उत्तर होगा। ठीक है भैया, तो सबसे सटीक उत्तर क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था इसका अध्यक्षता। फिर है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये नाम आते ही आप, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं, तो तुरंत हमारे जेहन में एक नाम उभर कर आता है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका दूसरा वाला उत्तर एकदम सही है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? शायद आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था क्लास में कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो फर्स्ट टाइम जनगण मन का गायन कहाँ किया गया? कलकत्ता में किया गया था। ये राइट आंसर होगा। फिर है, भारतीय इतिहास में 1912 का क्या महत्व है? गांधी जी की मृत्यु 23 जनवरी को हुई थी 1948 में, तो 12 का कोई मतलब नहीं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी कोई मतलब नहीं। भगत सिंह को फांसी 1931 में हुई थी, 1931 में हुई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी, तो ये भी कोई मतलब नहीं। कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण आप सभी को पता होगा कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और उसी दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई थी, और 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्य करना 1912 इसलिए भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो आप सभी को पता होगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फहराया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का यह सम्मेलन था, और जिसमें मैडम भीखाजी कामा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो सीधे सीधे उत्तर आपका 1907 होता है।
1907 में भारतीय राष्ट्रध्वज को पहली बार प्रदर्शित किया गया था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो जहाँ तक आंदोलन की बात है, पदार्पण की बात है, तो आप सभी को पता होगा कि लखनऊ में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था, गांधी जी का नेतृत्व चंपारण आंदोलन में नहीं था, लेकिन भूमिका महत्वपूर्ण थी। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में सहयोगी की भूमिका निभाई थी, जिससे चंपारण आंदोलन सफल हुआ था। तो ये पहला आंदोलन है भारत का जिसमें महात्मा गांधी ने प्रतिभाग किया था। अगला प्रश्न है, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था। तो आप सभी को पता होगा ये तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के कारण भारत सहित पूरे दुनिया में जहां भी इस्लाम को मानने वाले लोग थे 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, इस बारे में चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता होगा कि वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली है वो बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दिया है। तो सीधी सी बात है कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से था। ये किसान सत्याग्रह था और पटेल ने गांधी जी की जो सत्याग्रह की नीति थी उसी को अपनाया। उसी नीति पर इस सत्याग्रह को पटेल जी ने आगे बढ़ाया था और इसमें बारदोली में सफलता मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो इसलिए ये जो बारदोली सत्याग्रह है उसका संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को याद होगा 1939 का त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट क्या था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ जहां सुभाष चंद्र बोस चुनाव लड़ रहे थे, वहीं पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे और सीतारमैया का समर्थन महात्मा गांधी जी कर रहे थे। किंतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है। उस जीत के चलते कार्यकारिणी के जो कांग्रेस की कार्यकारिणी थी उसके 15 में से 13 सदस्य त्याग पत्र दे देते हैं, जिससे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और त्रिपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। त्रिपुरी में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसके संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। फिर एक कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो इसमें क्रिप्स है, बेबल है, माउंटबेटन है और क्रिप्स योजना 2 बार आ गई है। फिलहाल इसका उत्तर क्रिप्स मिशन नहीं है, क्रिप्स योजना नहीं है। तो 2 बार आए 3 बार आए उससे मतलब नहीं रखता। बेबल प्लान भी नहीं है। माउंटबेटन योजना है जिसको पाकिस्तान के सृजन की बात की गई थी। ठीक है, तथा माउंटबेटन ने इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया था। इसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित होता है और पारित होने के बाद फिर क्या किया जाता है, भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का सृजन होता है और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। तो इसका उत्तर माउंटबेटन योजना होगा, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था 1944 में सुभाष चंद्र बोस रंगून रेडियो के माध्यम से अपने संबोधन में जब नागालैंड के कोहिमा का घेरा डाले हुई थी आज़ाद हिंद फौज, उसी समय रंगून रेडियो से अपने संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस होंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? तो आप सभी को पता होगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ होता है। जब आंदोलन प्रारंभ होता है तो गांधी जी अपने संबोधन में कहते हैं डू आर डाई, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने
करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये राइट आंसर आपका होगा। तो इसी के साथ मित्रों आज का जो टेस्ट सीरीज है वो समाप्त होती है। लगभग हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, और कल हम लोग आज शाम को एक करंट अफेयर्स में हम आप सभी का स्वागत करेंगे, और आज शाम को आर्ट एंड कल्चर की भी एक टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। तो आप लोग ज़रूर भाग लेंगे उस आर्ट एंड कल्चर के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी को से विदा लेता हूँ। जय हिंद,